इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, अनाने हुकूमत को संभाल लिया, फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मेरे जो मेहमान हैं, आप इनकी शक्लों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, जाने पहचाने, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं इनका तारुफ कराऊंगा और उसके बाद जो आज के कुछ इशूज़ हैं वो आपके सामने रखूंगा। आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। गेम प्लान जो सियासत का है वो अब ओपन हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे शुरू कर दिए हैं। जुबान उनकी बड़ी सख्त है, ऐसे लगता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को साबित करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में यह है कि वो बलूचिस्तान को क्लीन स्वीप करके आ गए हैं, क्योंकि वहां पे जो उनकी मीटिंग्स हुई उसके बाद यकीनन पूरा बलूचिस्तान ही मियां नवाज शरीफ साहब के पास है और वहां पे इनकी हुकूमत बन जाएगी और वफाक में भी ठीक ठाक इन्हें सीटें मिल जाएंगी। इमरान खान साहब का जो केस है वो अब मजीद मुश्किल होता चला जा रहा है। एक तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्म आया कि 1 महीने के अंदर अंदर साइफर केस का फैसला करना है, वो फिर आज जो कुछ वहाँ पे होता रहा वो भी आपके सामने है। और साथ साथ एक नैब का केस भी खुल गया है और मुसलसल इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड था इसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी। बुशरा बीबी से भी पूछा जा रहा है और बुशरा बीबी जो है वो कभी एक अदालत, कभी दूसरे अदालत, कभी एक अदारे, कभी दूसरे अदारे में आती जाती जा रही हैं और यूँ महसूस हो रहा है किसी वक्त ये भी गिरफ्तार हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ वो हुकूमत कैसे चलाएंगे और क्रेडिबिलिटी क्या होगी और आगे मामलात क्या चलेंगे। ये सारे सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। मज़हर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगे, फरमाइए सर, अब बिलावल भुट्टो साहब कहां पे खड़े हैं? क्योंकि ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं। पंजाब के अंदर नून लीग का कोई मुकाबला नहीं है, सिंध के अंदर वो इत्तेहाद बना रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहाद बन चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब अनकरीब परवेज खटक साहब को भी राजी कर लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? शुक्रिया चौधरी साहब। मुझे लगता है कि नॉर्मली होता तो नहीं है कि तारीख का पहिया वापस जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सिलसिला 2018 में बलूचिस्तान से शुरू हुआ था वही सिलसिला 2024 में बलूचिस्तान से ही शुरू हुआ है और सिर्फ किरदार बदल गए हैं, जमात बदल गई है, लेकिन जो सिलसिला बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग नून को तोड़ के बनी थी, उसके नताइज फिर हमने 2018 के बाद देखे, सेनेट के इलेक्शन में देखे, अदरवाइज भी देखे। आज लगता है कि वो एक्सरसाइज जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है और वही सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, वही सारे लोग वापस जो है मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सियासत जो है वो बदकिस्मती से सियासत में किरदार तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सियासी जो हरबे हैं वो नहीं तब्दील होते। आज नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ऐसा नज़र आता है बज़ाहिर गो कि अभी तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें मूव हो रही हैं उससे नज़र तो आता है कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले इलेक्शन में जीत जाएगी और हुकूमत भी बना लेगी। लेकिन इस जो इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू होगा मेरे नुक्ता नज़र से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे नज़र से इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है। एक जमात है जिसे जलसे की इजाज़त नहीं है, एक जमात है जिसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अभी तक इजाज़त नहीं है। अगर ये इसी तरीके से कायम रहता है इलेक्शन तक तो फिर मुझे बताएं कि वो इलेक्शन किस तरीके से। देखिए 2018 में नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, मुस्लिम लीग नून हेडलेस हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन में गई, वो इलेक्शन में पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी, वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ तो नज़र ये आ रहा है कि शायद पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना ही नामुमकिन बनाया जा रहा है। शायद उनके पास ऑप्शन ही रह जाए कि बॉयकॉट कर दें
इसलिए कि जो जिस तरह अगर आप कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, कोई रैली नहीं करने दे रहे, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो मुस्लिम लीग नून के लिए मौजूद है, पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है। अगर एक तीसरी बड़ी जमात के लिए मौजूद नहीं है तो इलेक्शन पर तो सवालिया निशान उससे पहले ही उठ गया है। बिल्कुल सही। अतर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि शायद हो सकता है पीटीआई को बाइकआउट करना पड़ते, और मेरा ख्याल है अगर बाइकआउट कर जाए तो इनकी इज्जत बच सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी जगह से इनको स्पेस मिल सकती है। अब देखें नैब का केस है, उससे पहले साइफर का केस है, और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त थी जमानत की वो भी मुस्तरद होगी, तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है इनके। नहीं, देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है, तो चांस उनके पास क्यों नहीं है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। चांस तो उनके पास होना चाहिए। आइन और कानून इस चीज़ की गारंटी देता है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आपको इलेक्शन की डेट लेके दी है, तो इलेक्शन की डेट उन्होंने इसलिए तो नहीं लेके दी ना कि जहाँ पे जमहूरी अमल के मुताबिक आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकेंगे। तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो मुतलका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है, वो सबको मेक श्योर करेंगे कि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं कम अज़ कम उनका तो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब इज़्ज़त तो उनकी बचेगी अगर तहरीक इंसाफ उसमें नहीं होगी इलेक्शन में, जो अभी कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। उनको पता है कि हमारी इस वक्त क्या सियासी पोजीशन है। अगर तहरीक इंसाफ हमारे मुकाबले में हुई तो हमारे पास कुछ नहीं बचना, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों को कोशिश है कि जनाब वो किसी तरीके से मैदान से बाहर हो जाएं। मेरे ख्याल में पर ये जमहूरियत के लिए और ओवरऑल जो हमारा सियासी कल्चर है उसके लिए एक दुरुस्त फैसला नहीं होगा। तमाम सियासी जमातों अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब जो बलोचिस्तान गए, बलोचिस्तान से वापस आए, और जो कुछ अब खैबर पख्तूनख्वा में बिलाल भुट्टो साहब ने कहना शुरू करी, तो आपका क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब अफरा तफरी का शिकार है? उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो अकेले रहे तो शायद वो इलेक्शन विन नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहले इत्तेहाद बना रहे हैं। देखिए, दो तरीकों से आप इसको देख सकते हैं। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी सियासी हिकमत अमली है, वो जाके सियासी लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ ही बलोचिस्तान से किया। उससे पहले एक और जो मार्जिनस के ऊपर या मार्जिनलाइज्ड एक जमात है जो खुद कहती है कि हमारे साथ ज्यादती होती रही, MQM, उससे भी वो मिले, फिर बलोचिस्तान गए। तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव चीज़ इसको मैं देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि फिर वो जिन लोगों से मिल रहे हैं और वही बाप पार्टी, वही रहनुमा जो रात को बनती थी, ये हो जाता था शेम, तो फिर ये जो फिर आप लोटे हैं और ये फिर उनसे मिलना, तो फिर ये शो करता है कि शायद उनको इस चीज का इदराक है कि मैं इस पोजीशन में नहीं बनी थी तो बहुत अफसोस हुआ था नून लीग को। आज जब उनके साथ पास जाके मिल रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। जी, वो खुश हो रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी वालों को अफसोस हो रहा है। तो मसला ये है कि कब तक ये अफसोस और जो खुशी का सफर चलता रहेगा, जब तक एक प्रॉपर आइन के मुताबिक चीजें नहीं होंगी। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली आपका ख्याल है आइन के मुताबिक तो ये है कि पीटीआई को बाकायदा मौका दिया जाए पूरा भरपूर? नहीं, ये तो आइन मेरे मुताबिक नहीं, ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है। तो जो सुबह से शाम हम आइन 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 कहते रहते हैं, आइन उठा के पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह पे हम आइन की बात करते हैं, सेनेट में इधर उधर, तो ये उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपने उसके मुताबिक मुल्क चलाना है तो फिर तो अच्छा राना साहब ये फरमाइए, अब तो गेम प्लान ओपन है कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे हैं, सभी कह रहे हैं, बल्कि अब तो बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर जब बन जाएंगे तो ये पहली गवर्नमेंट होगी जो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद में चलेगी। बिल्कुल, ये देखें हाईकोर्ट के 2 केसेस की मार है जो लगने हैं, अपीलें जब लगेंगी। मतलब मदर साहब कह रहे थे अभी कि तारीख का धारा या पहिया दोबारा घूम रहा है, और काजमी साहब आइन ढूंढ रहे थे। ठीक। तो वो जब जरदारी साहब BAP का बनाना और कदूस बजिंजो को वज़ीर आला बनाना और सादिक सजनानी साहब को पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट बनाना और इमरान खान का उनको वोट देना, ये सब ठीक था। ये उस तरह ही ठीक था जैसे पहले जब नून के लोग जाते थे, महकमा ज़राअत साउथ पंजाब से लेके आ रहा था तो विकटें गिरती थी। और आज जो है वही सदर साहब जो PTV पे हमले पे चेयरमैन को बता रहे थे कि बेहतरीन हो गया, अल्ताफ भाई से भी बात हो गई है, और वो कह रहे हैं कि जी लोगों की वफादारियां बदल रही हैं। 2018 में ये सदर साहब कहाँ थे मुझे नहीं पता, शायद आइन कानून इनकी नज़रों से गुमा हुआ था। अच्छा, मैं चौधरी साहब अब करता हूँ कि जो ये आइन कानून और PTI के बल्ले को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको 5 साल 9 महीने पीछे लेके चलता हूँ। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे फरवरी 2018 में, ठीक है जी, उससे पहले तो उससे कुछ नहीं, उससे कुछ दिन पहले ज़ाहिर टिकट दिए गए और वो शेर का निशान नवाज शरीफ के साइन से दिया गया। तो एक फकीदुल मिसाल आईनी फैसला आया साकिब निसार साहब ने किया कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं रह सकते, इसलिए इनको चूंकि सजा हुई है इनके टिकट्स भी काला दम, इनके टिकट्स काला दम, और उन्होंने कहा हम कायम मकाम सदर बना के कुछ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये आज़ाद लड़ेंगे। ठीक है। अब आप तसव्वुर करें
इलेक्शन कमीशन के पास फैसला अभी महफूज है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके ऊपर मेरा इतराज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के लिए 11 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप उनको पार्टी की सरबराही से नहीं हटा सकते क्योंकि हमने पार्टी ख़त्म नहीं की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साकिब निसार साहब की लीगल और जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस अपनी मर्जी की थी, वो पनामा सियाकामा और ब्लैक लॉ डिक्शनरी वो उस दौर की एक फैजियाबी है। तो उस फैज आम के जारी रहने में जब शेर का निशान ले लिया गया और PTI PMLN के सेनेटर आज़ाद हो गए, मुशाहिद हुसैन, मुसद्दिक मलिक, ये सारे के सारे इन्होंने आज़ाद लड़ा, तो वो तसव्वुर करें कि अगर इलेक्शन कमीशन उसी फैसले के तहत जिसमें ये 5 साल के लिए अभी नाअहल है, वो कह दें ये पार्टी की सरबराही नहीं रख सकते क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का इन फील्ड है, तो ये जो सारे बल्ले के निशान वाले हैं इनको मैं नाम लेता हूँ, 3-4 तर्जुमान हैं, यानी वो जो हमारे शुएब शाहीन साहब हैं, शेर आलम, वो क्या है, शेर अफजल साहब हैं, तो ये टिकटें जारी कर रहे होंगे कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, क्योंकि कैंडिडेट तो कई होंगे। तो देखिए फिर इलेक्शन कैसा। अच्छा, वैसे आपके पास एक सवाल है और मैं ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि ये जब बाप पार्टी बनी थी बहुत बुरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो 2018 में किया गया कि उनको अचानक नाहल करार दे के फिर साथ ये भी कह दिया गया कि आप टिकट्स भी जारी नहीं कर सकते और नाहली भी आप तरीके के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बुरी थी। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा इखलाकी पेडेस्टल पे खड़े थे, वो ये कहते थे बहुत गलत लोग हैं, ये बड़ा बुरा हुआ है। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ जब उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं तो आज वो इखलाकी किस मयार पे खड़े हैं, ये आपके पास एक सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये एक इखलाक भी होता है और कोई इखलाकी मयारात भी होते हैं, कुछ असूल भी होते हैं, कुछ ज़ाब्ते भी होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा, बल्कि पिछले 4-5 साल से मुसलसल ये कहते रहे मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, वोट को इज्जत दो, और ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकेगा, और बाप पार्टी और बाप का बाप और बाप का बाप। अब फिर दोबारा उनके पास जो बिलावल कह रहे हैं और जो आपका सवाल है वो इखलाकी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन बिलावल शहबाज शरीफ ये मिल के BAP का पार्ट अबूर कर चुके हैं, क्योंकि 16 महीने हुकूमत में ये इकट्ठे थे। सादिक संजरानी भी साथ थे और BAP के खालिद मक्सी भी साथ थे, और हुकूमत इन्होंने मिल के चलाई। लिहाजा आज नवाज शरीफ नहीं, पीपल्स पार्टी का तो ये मसला नहीं बनना नहीं चाहिए। ये सवाल उस वक्त होना चाहिए था जब इनसे वोट ले रहे थे। अब आप आ जाए नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ के लिए 2 सवालात हमेशा रहेंगे, लेकिन मसला ये है, 2 सवाल क्या है। एक, उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में नहीं रहती तारीख, हालांकि इतनी पुरानी नहीं है, कि नवाज शरीफ ने ये फैसला लंदन से किया था वोट देने का। एक्सटेंशन इमरान खान ने अगस्त में दे दी थी 2019 में, ठीक है, और 19 नवंबर को नवाज शरीफ लंदन चले गए थे। ये 22 नवंबर को एक चीफ जस्टिस होते थे आसिफ सईद खोसा साहब, आपको याद है ना, उनके ससुर भी होते थे जिन्होंने कहा था कि ज़ियाउल हक ने फैसला हमसे जबरदस्ती भुट्टो की फांसी का लिया था। ये उनके दामाद हैं। इन्होंने अरशद मलिक, आप नसीम असद शाह साहब की जी, इन्होंने नवाज शरीफ के केस में कहा कि अरशद मलिक का केस तब सुनेंगे जब अपील लगेगी, और फोरेंसिक के लिए एक बजती जेवर की जो जन्नत का रास्ता है ना पुलिस रात का, वो लिख दिया, जो यूके में तो ओके हो गया। अब हमारे यहाँ इखलाकी में आ रहे हैं। फिर जब वो छेड़ दिया, जब रिटायर हो रहे थे तो साफियों को बुलाया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पूछा ये आपने क्या किया है, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे ऐवान सदर दिखाया गया था, मतलब कि भाई आप एक्सटेंशन ले ली और मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। बल्कि वो था, यहाँ थी। ये जो इखलाकियात के भाषण है ना, यहाँ पे उससे ज्यादा मारूजी हकायक होते हैं। अब मेरा ख्याल है जवाब नवाज शरीफ देंगे। मारूजी हकायक अभी उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया, आप ये ज़हन में रखें, उन्होंने घूमना शुरू किया है, और सदाएं कितनी बुलंद हैं ये मेरे और आपके लिए क्वेश्चन है जो 3 हफ्ते में सारा सामने आ जाए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, वैसे एक बात राना साहब की दुरुस्त है कि इखलाकी मयारात और इखलाकी बयानात एक साइड पे, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो पाकिस्तान के मुकम्मल मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार से पहले, इमरान खान साहब इक़्तिदार के करीब, इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर, इमरान खान साहब इक़्तिदार के बाद आपको 4 शख्सियात नज़र आएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह 4 शख्सियात नज़र आएंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 4 शख्सियात नज़र आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की 4 शख्सियात नज़र आएंगी। तो ये बेसिकली कहने की बातें कुछ और होती हैं, करने की बातें कुछ और होती हैं, और करने की बातें वो जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, तो हमें इन सारी बातों को सपोर्ट करना चाहिए या इन्हें अपोज करना चाहिए। चीज ये है कि 2018 में याद करवाना चाहिए, करवा रहे हैं जिस तरह बनाई गई, नहीं मैं यही बात कह रहा हूं ना। देखिए, सादिक संजरानी साहब का आज तक चेयरमैन सेनेट रहना इन तमाम जमातों का मुजरिमाना फेल है।
सादिक संजरानी पहली मर्तबा जब चेयरमैन सेनेट बने, ये किसके पास थे 64 वोट, और वो 64 वोट 34 वोट में क्यों कन्वर्ट हो गए? क्या मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी अपनी जमातों से पूछा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जनरल फैज के कहने पे ये सब कुछ किया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? उसके आगे अब्बास चले साहब, जाएं? उस वक्त इन्होंने एक यूसुफ रजा कमीशन बनाया गिलानी, था जिसने तहकीक करके उन 15 या जी, 16 सेनेटर्स को फारिग करना था। उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई, किसी सेनेटर को फारिग नहीं किया गया, नाम सबको पता थे कि किसने वोट किए थे। चौधरी साहब उसके बाद देखें, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी जिस तरीके से कौमी सेनेटर बने, उसके बाद वो जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़े और फिर सादिक संजरानी जीत गए, और उस वक्त तो कैमरे बाकायदा पकड़े गए थे। उसका क्या हुआ? कभी किसी ने पूछा कौमी असेंबली में जिस तरीके से हिडन कैमरास लगाए गए थे? तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, ये जिस तरीके से हम कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर इलियास राना साहब कि मारूजी हकायक कुछ और हैं, लेकिन मुझे एज ए डेमोक्रेट आमिर इलियास राना साहब को, आपको, असर काज़मी साहब को, क्या हमें इस सारे अमल को अप्रिशिएट करना चाहिए या इन्हें कंडेम करना चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे हम इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी उसके साथ ये हुआ, भाई वो भी गलत हुआ था, ये भी गलत हुआ, ये कैसे हो सकता है कि नहीं कल मेरे साथ हुआ लिहाजा आज अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे नुक्ता नजर से कल भी गलत हो रहा था और आज भी गलत हो रहा है। अच्छा, वैसे मल साहब, अगर ये कहा जाए कि यहां पे सारी सियासी जमातों का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट करे और उस सपोर्ट के जरिए वो सिर्फ इक्तदार में आ सकें, और अगर तो एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर दे तो फिर मारूजी हालात के मुताबिक हर चीज़ जायज़ हो जाती है, और अगर उन्हें सपोर्ट ना मिले तो फिर बिलावल भुट्टो की तरह, आसिफ अली जरदारी साहब की तरह बंदा डेमोक्रेटिक हो जाता। सिर्फ यही नहीं है चौधरी साहब, देखिए मैं, आप, हम सब जो है ना, ये बिल्कुल हम जिस तरह खुलकर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहा है, क्या जनरल बाजवा का ये रोल बनता था? क्या जनरल पाशा का ये रोल बनता था? क्या जनरल जहीर का ये रोल बनता था जो उन्होंने प्ले किया? क्या जनरल फैज का ये रोल बनता था जो उन्होंने प्ले किया? इनसे ये कब अकाउंटेबल होंगे? इनसे कब पूछा जाएगा ये सारी बातें? इन्होंने तो सारा स्टेज किया, चाहे वो इमरान खान का लाना हो या इमरान खान का हटाना हो या नवाज शरीफ को हटाना हो या नवाज शरीफ का लाना हो, इस सारे किरदार को पॉलिटिकल पार्टीज ने तो मैनेज नहीं किया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी जरूर है कि वो हर मर्तबा जो है पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, वो हर जगह जो है वो अब खुद लाडले बनने को तैयार होते हैं, दूसरे को लाडला के रिजेक्ट करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो इनका रोल है, इनका तो रोल बनता ही नहीं है आईन के तहत। ये जब ये रोल प्ले करते हैं तो उस पर सवालात नहीं। मतलब इसमें ना एक इशू और भी है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट जो वो उसका एक पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में, और वो उखाड़ पुछाड़ जो है वो होता रहता है उस तरफ से। लेकिन ये सियासी जमातें क्यों मदद लेती हैं सर उनकी? जब इमरान खान साहब उनकी मदद से इक़्तिदार में आए तो फिर ये गिला नहीं बनता कि जी मेरी स्पेस ही खा गए, जो सारे फैसले तो वो खुद करते थे। भाई, जब उन्होंने आपको इक़्तिदार में लाने का फैसला उन्होंने किया था तो इक़्तिदार को इस्तेमाल भी तो वही करेंगे ना। तो सियासी जमातें अपने हाथ काट के क्यों पकड़ाती हैं एस्टैब्लिशमेंट को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इन सियासी जमातों को इस बात पे कंडेम करना चाहिए। लेकिन इनको हम कंडेम करते हैं, इनको हम अकाउंटेबल करते हैं, इनके बारे में सवालात हम करते हैं, लेकिन सिर्फ इनके बारे में सवालात करते हैं, किसी और के बारे में सवालात करने नहीं करते, किसी और से नहीं पूछा जाता। इनसे तो हम रोजाना प्रोग्राम में बुला के पूछते हैं, रोजाना इनकी वो वीडियोस चलाते हैं कि कल आप कुछ थे, आज आप कुछ हैं। लेकिन जिसका कोई रोल पॉलिटिक्स में है ही नहीं, उसके बारे में कब फैसला होगा और उसके बारे में कौन फैसला करेगा कि ये आपका काम नहीं है जो आप कर रहे हैं? जी ठीक। काज़मी साहब ये फरमाइए, ये जो साइफर का केस है अब तो बड़े धड़ाधड़ चल रहा है जी। अब तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ निकले ही, और अगर नहीं निकलता तो ये नैब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड्स का, ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। खान साहब कहाँ खड़े होंगे जी? देखिए, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत का जो फैसला आया था उसमें भी कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए, तो अब वो किसी न किसी सिमत तो ये जाएगा, और वो सामने नजर आ रहा है कि केस तेजी से चलेगा तो फिर दिसंबर के आखिर तक इसका फैसला आ जाएगा। और जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन से
पहले आ जाएगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि खान साहब की जो मुश्किलात हैं उसमें किसी किस्म की आसानी हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल उनको रिलीफ मिलेगा। मुझे उनका केस कमज़ोर लग रहा है, उनका दिफा कमज़ोर लग रहा है। हामिद खान साहब बड़े पक्के तगड़े वकील हैं और उनका सबका ख्याल ये है कि हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जलजला बर्पा कर देंगे कि फ़ायदा हो जाएगा। देखिए वो तो ऑब्वियसली मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जाके जब वो अपने दलाइल रखेंगे, चीज़ें रखेंगे, तो फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत उसको देख के फैसला करेगी। लेकिन अब तक के जो हालात हैं कि वो के रोज़े बख्शवाने गए तो आगे से पता नहीं कुछ और चीज़ पड़ गई। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की वो दरख्वास्त, सही बात, उसमें आगे से जज साहब ने लिख दिया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक महीने में फैसला करो। तो अब वो अगर कोई और रिलीफ लेने के वो ये ना कहें कि एक हफ्ते में फैसला करो, तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए जो भी अब जा रहा है वहां पे रिलीफ लेने। वैसे चांस ये था कि शायद शाह महमूद को इस साहब की जमानत हो जाए और पार्टी की क़यादत वो संभाल लें, लेकिन हो नहीं सका ये ख्वाहिश पूरी। नहीं, मेरा नहीं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की हो जाएगी तो फिर खान साहब को भी जमानत देनी पड़ेगी। फिर तो वो देखें दोनों का ऊपर एक ही तरह का केस है ना, वो तो नहीं हो सकता कि एक की जमानत हो जाए दूसरी। अब देखिए असद उमर साहब पे भी यही केस था। असद उमर साहब तो एक दिन भी जेल नहीं गए। नहीं, पर वो सियासत से लातल्की का उन्होंने इज़हार कर लिया ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी मेरा ख्याल है कर लेंगे वो, ये तो देखें उनका जाती फैसला होगा, पर मेरे ख्याल में कि अभी तक तो वो इस हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ठीक है मैं सियासत से तायब हो जाता हूँ, मेरा बेटा जो वो सियासत करेगा, मैं घर जाके बैठता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है साइफर केस बड़ा तगड़ा, नहीं बचत हो रही है उनकी वहाँ से। नहीं, अगर शाह महमूद साहब ने ये करना होता तो बहुत पहले भी उनके पास ऑप्शन थे, वो पहले भी ये कर सकते थे। उनके ऊपर जिस किस्म का केस चलाया जा रहा है वो हमारे सामने है। अगर दीगर लोगों को उसमें राहत मिल गई है तो उनको भी मिल सकती थी। अभी तक वो अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं और उसकी कीमत भी, वो प्राइस भी पे कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अमर लियास राना साहब की तरफ आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो साइफर केस है, फिर ये नैब का केस है, ये खान साहब की जान नहीं बच सकती कि अगर दोनों केसों में अगर रिलीफ मिल जाता है उनको तो फिर ये 9 मई और 10 मई का तो मेरा इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर नजर नहीं आते। चौधरी साहब मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। ये टोपी ड्रामा जारी है। कैसे? फैसले के लिए सब चीज़ें होने के बावजूद इतना ढीला काम। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को फांसी लगा देनी है सब कुछ। पहले थोड़ी सी मदर साहब की बात कि हम तारीख को दुरुस्त कहें कि 2018 पे हम कहते थे कि सहूलतकारी हुई, तो आज दूसरी पार्टी के साथ इस तरह ज्यादती हो रही है कि वो पहली पार्टी के साथ ज्यादती करा रहे थे खुद। ये 9 मई करके खुद ब खुद स्टेट के साथ हमला कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ, बेनज़ीर जरदारी ने नहीं किया। अब जो साइफर केस है उसमें मैं आपको एक पॉइंट मेरे सामने, जो आज फैसला जारी हुआ है उसकी तारीख है 8 नवंबर। ठीक, वो आज का डेट का नहीं, ठीक है, वो फैसला महफूज था। उसके इशारे जरूर हैं जो काज़मी साहब को नजर आ रहे हैं कि जी वो एक हफ्ते में करें, लेकिन ये डिवीजन बेंच सुन रहा है केस, जिसने कल सुनना है। सिंगल बेंच का फैसला कोई वैल्यू नहीं रखता, चाहे वो चीफ जस्टिस ने दिया हो। कि उन्होंने कहा है कि उसके वो इशारे जरूर हैं कि अगर गलत जगह पे भी हुई हो, समाप्त तो हुई है और 1 महीने में करें, तो या तो वो कल अपना स्टे खत्म करें। ठीक है, इंट्रा कोर्ट में जाए नहीं, फिर तो हो सकती, क्योंकि कल वो इंट्रा कोर्ट में उनका स्टे का ठीक है दोबारा है। और फिर कल कुछ वकला ने बड़ी जज्बाती अंदाज में कहा कि जी वो मुस्तरद कर दिया जिस्मानी रिमांड इमरान खान साहब का। और जब खबर आई तो वो ये थी कि वो एक नई टेक्निकल टर्म है कि उनके जिस्मानी रिमांड को इल्तवा में रखा है और साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन आज 3.25 घंटे हुई है, बेगम साहिबा के साथ अलग हो रही है। अब इनके जवाबात भी आपस में मिलाएंगे कि भाई दोनों के साथ एक दिन में हो गई ना, एक की सुबह हुई एक की शाम में कल हुई, तो कि जी दोनों ने क्या क्या जवाबात दिए। बेशक हो के सबको पता है कि उनकी आपस में कोई गुफ्तगू हुई है नहीं है, लेकिन वो बयानात तो रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन नैब के पास वो रेफरेंस बिल्कुल रेडी है, ठीक है, कोर्ट में भेजने के लिए। प्रोसिक्यूशन रिमांड में भी भेज सकती है, इन्वेस्टिगेशन में भी भेज सकती है। मेरा ये है कि आप हमें ये पिंकी और जनाब गोगी ये ड्रामों से बंद करें। वैसे तो आपने जो फैसला, वाडा साहब का दावा है कि 5 खवातीन है, 2 खवातीन नहीं। ये वाडा साहब भी बताएंगे, वो तो ज़कात भी बंटवारे थे, रेडी वाले इतने पैसे कमा लेंगे इमरान खान के दौर में। मैं मतलब सच्ची बात है, इतना मैं उसके ऊपर तबसरा ही नहीं करना चाहता। वो खुद जाने और वो खवातीन ढूंढे और ला दें सामने, वो तो फिर दर्जनों लोग निकाल देते हैं एक दूसरे के साथ। इशू ये है कि ये कब तक आप चलाएंगे कि जी उसने फलाना पैसा ले लिया, वो फलानी जगह भाग गए। भाई इंटरपोल है, FIA है, आप रेड वारंट दे और लाए उनको। आप हमें क्यों सुना रहे हैं? दूसरी बात, ये मैं पहले दिन से, जिस दिन से ये दोबारा शुरू है, भाई बुजदार साहब यहाँ हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पे हैं जो उनके साथ थे।
जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स की टीके, यानी वो टीका लगाया गया, पहला जेलम में लगा था 2.5-3 करोड़ रुपए का डीसी लगा, ताहिर खुर्शीद नाम है उनका, उन सबको बुलाएं। जो डेरा गाजी खान का सर्किट हाउस का खर्चा था 30 लाख रुपए था, जो मेरी इतला स्टार्ट में ठीक। महीने का, क्योंकि सारे लोगों को वहां पे खाना पिलाना, वो जो लगता था वो कहां से पैसे पूरे करता था, मेरी और आपकी जेब से। उन सब को छोड़ के ये कब तक हम ये तकरीरें करवाते रहेंगे? इनके फैसले होने चाहिए। वैसे मज़हब साहब ये बात बड़ी ठीक है, क्योंकि बुज़दार साहब इस वक्त यहाँ पे हैं और फरा गोगी जो साहब है उनको लाया जा सकता है, रेड वारंट जारी हो जाए तो ज़ाहिर किसी जगह छुप तो सकती नहीं है वो, और उनका एक नया पासपोर्ट भी सामने आया, उस पासपोर्ट के ऊपर मोहरें लगी हुई हैं। वो मोहरें जो है वो उस वक्त इमिग्रेशन के लोगों ने कैसे लगा दी उसके ऊपर, और वो उनके अंदर जो गड़बड़ है वो भी चीज़ें सामने हैं। फिर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं लाया जा सकता और उनको कौन यहाँ से बाहर लेके गया? तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल अगर कोशिश की जाए तो ये केस बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। मैंने तो किसी और प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई बुज़दार साहब और जो दीगर लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लिए तो उसके बाद उन पे केस ही नहीं बनेगा। आप उनसे पूछेंगे नहीं, उनको उठा के नहीं लाएंगे, हमसे नहीं पूछेंगे ये सारे केस। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए अभी जैसे आमिर कह रहे थे, अब 9 मई का केस ले लें, 6 महीने हो गए हैं आज इस चीज़ को। 6 महीने में उसका न ट्रायल हुआ, न किसी को सज़ा हुई। आप 22 अगस्त उठा लें, MQM का 2016 से मुकदमा चल रहा है, किसी एक को सज़ा नहीं हुई। लेकिन जहां कोई पॉलिटिकल मामला आता है उस केस की हेयरिंग लग जाती है। तो अगर आप ऐसे केसेस को, इतने संजीदा केसेस को इतने नॉन सीरियसली लेंगे और नॉन सीरियस अंदाज में उसे सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप दरअसल उस केस के साथ भी ज्यादती करते हैं और मुल्जिम को फायदा देते हैं आप इस तरह। और ये इस केस में भी ये हो रहा है कि बुज़दार साहब को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? अगर उनका नाम है और वो एक अहम अथॉरिटी तो उनकी इस्तेमाल हुई है ना, तो जिस बंदे की अथॉरिटी इस्तेमाल हुई है, ये मिसयूज हुई है, उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप केस को पॉलिटिकल माइलेज के लिए अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मेरिट पे नहीं कर रहे आप केस को, और सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं, बाकी जो असल जिम्मेदार है उनको आप छोड़ रहे हैं। जी मल साहब। नहीं, मैं ये बिल्कुल यही बात है ना। देखिए एग्जैक्टली आप जब ये कर, अगर आप इस तरीके से केस को टैकल करें, इस तरीके से जब केस को आप टैकल करेंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि ये केस खराब हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि जो 9 मई का केस है, 9 मई के केसेस में जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनका ट्रायल ही नहीं किया, वो बाद में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, उसमें आप उस केस में जो लोग हैं उन सबको सजाएं दें, बिल्कुल दें, जो मुलव्विस हैं उनको सजाएं दें, लेकिन उसकी सजा आप पूरी जमात को तो नहीं दे सकते। उसकी वजह से आप पूरी जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो नहीं बंद कर सकते। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये फरमाइए, एक परसेप्शन है कि जो इमरान खान साहब के केसेस का फैसला करीब होता जा रहा है, या एक के बाद दूसरा केस बन जाता है, दूसरे के बाद तीसरा बन जाता है, उससे पार्टी मजबूत हो रही है, PTI की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है बजाय इसके कि कम हो। ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये तो फिर इलेक्शंस में इसका पता चलेगा, लेकिन सामने स्ट्रीट पे आपको एक सेंटिमेंट नजर आता है। मुख्तलिफ पोल्स हैं, वैसे भी जो लोग आगे पीछे आप लोगों से बात करते हैं, किसी भी महफिल में आप बैठे हो, निजी महफिलों में बैठे हो, अंडरडॉग जो होता है लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। अगर किसी को मजलूम है, जो लोग कहते हैं कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, छोटी सी बात जो कहा जा रहा है कि जी बाहर से गिरफ्तार करके लाएं, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से हमने रेड, ब्लू, ग्रीन, कौन से वारंट नहीं जारी करवाए। वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं था ना? नहीं, तो ये भी तो एक तो कह रहे हैं कि उनके पास पासपोर्ट भी अब कोई और आ गया है, तो अब वो तो फिर वो भी पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। लेकिन वो मस्कीन सा मुल्क है मेरा ख्याल है, वहां जाके और वो वहां पे हैं भी नहीं, वो वहां पे हैं भी नहीं। दूसरी ये बात है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार करके आज तक पाकिस्तान की हुकूमत लेके आ सकी है? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के शहरी थे, और कितनी दफा इमरान खान साहब की हुकूमत कहती थी कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। नहीं की ना। मैं थोड़ी बात नहीं इंटरप्ट करना चाहता, लेकिन बिल्कुल लाना चाहिए था ना। हम तो कहते थे लाएं, वो जब भेजा ही खुद था तो लाते कैसे? मैं वही अर्ज कर रहा हूं, है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं। नवाज शरीफ को छुड़ाई थी, नवाज जिन लोगों ने भेजा,
सहूलतकारी की, फिर लाए हैं। अब मेरा तो सवाल ही हो रहा है कि वो कैसे सफीर चले गए। तो आपने, लेकिन जब लाना होता है ना, पंजाब बैंक का हेड लेके आए थे हमेश खान, अगर मुझे सही याद है, अमेरिकन शहरी था, ले आए थे। बिल्कुल सही। मेरा सवाल यही है कि लाएं। वो मुश्किल है जी, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो चला गया उसको लाया जा सकेगा, इसलिए कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि एहतसाब करना तो मकसूद ही नहीं। सर 190 मिलियन पाउंड का जो इशू है ना, इसमें शहजाद अकबर साहब मेन चीज है, मेन वकील है वो सारे मामले में। इसमें मेन वो नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा जी। इसमें मेन चीज वो पेपर है जो काबीना के रिकॉर्ड का हिस्सा है। 16 माह क्या वो यूगोस्लाविया भेज दिया था रिकॉर्ड, वो पब्लिक करते ना, दिखाते कि जनाब ये फ्रॉड हुआ है, ये पेपर है, काबीना का हिस्सा है। एग्रीमेंट है वो सिर्फ शहजाद अकबर और एनसीए के अंदर है। नहीं, पर वो एग्रीमेंट काबीना के मिनट्स का हिस्सा है, वो उधर रिकॉर्ड में मौजूद है, वो रेफरेंस में आ रहा है। वो क्यों नहीं, पर 16 माह उन नेक लोगों ने क्यों नहीं किया? उन नेक लोगों ने वो क्यों नहीं किया? अप्रूव करा के क्यों नहीं किया? 16 माह वो पब्लिक उसको करते। दूसरी बात यह कि वो 190 मिलियन पाउंड किधर है, किसके बैंक अकाउंट में है? वो तो जाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट। तो ये अजब करप्शन की गजब कहानी, लंदन से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट तक पहुंच गया, पर जो है आपने निकलवाना इमरान खान से, वो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले लिखे ना हुकूमत खत कि जनाब ये पैसा वापस करें। क्या हुकूमत ने 16 माह में लिखा ये हमारा पैसा वापस करें? अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन राणा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जनरल फैज हमीद सारे जरा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। टॉप सिटी का केस था, वो वजारत दिफा को भिजवा दिया गया और मुझे लगता है कि वहां पर शायद उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाए। फिर इसी तरह फैजाबाद का धरने का केस में इख्तियार दे दिया गया कमीशन को कि आप उनको बुलवा सकते हैं। तीसरा ये जो केस है, ये नैब का केस है 190 मिलियन पाउंड का, कहीं इसमें भी जनरल फैज हमीद साहब ने निकला और कहीं यहां पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट ना हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा सर राणा साहब कि ये जो जनरल फैज हमीद साहब जरा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, टॉप सिटी का इशू मेरा ख्याल है इस पे कोर्ट मार्च से शुरू हो जाएगा, फैजाबाद धरना, इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अख्तियार दे दिए कमीशन को। इवन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुला सकते हैं साबिक को, फिर आर्मी चीफ को बुला सकते हैं साबिक को, फिर साबिक 2 वज़राए आज़म को बुला सकते हैं, फिर इसके साथ साथ ये जनरल फैज हमीद साहब को भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि ये 190 मिलियन का जो केस है वो भी पड़ जाए फैज हमीद साहब। मुझे आज आपसे ना फिर दोबारा बात करनी पड़ रही है। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा इसमें ये कमीशन एक ढकोसला है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है असलम बेग को बुला लो, ठीक है, क्या जवाब दिया उन्होंने? बैठे हुए माशाल्लाह, आज तक नहीं है। डिफेंस और जीएचक्यू ने दे दिया उनको, ये वहीं जाएगा केस। फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री को पिछला केस गया है टॉप सिटी का, ये फैसला वहीं से होना है, तो फिर फैसले करें। ये एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, आप हैं नहीं है। एक हमारे करेक्टर DGISI जनरल रिजवान भी होते थे, ठीक, मदर साहब ने बड़े नाम लिए लेकिन वो मिस हो जाते हैं, वो डॉन लीक्स के वक्त थे, ठीक है ना। मतलब यहाँ हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया, हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। सब है, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है, तो सबको लाएं। आज चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं, तो वो भी चीफ जस्टिस का ऑर्डर था असलम बेग साहब वाला, मेरान बैंक वाला नहीं। मतलब सारे सियासतदानों पे पानी चढ़ता ही उधर है कि जनाब ये बस है, इनको हम भी धो दें, रोजाना जज भी धो दें। इस बार शायद कुछ होगा, इस बार भी कुछ होना है। तो ये कमीशन में तो कोई पावर नहीं है, इसकी कानूनी कोई पावर नहीं। रिपोर्ट तो बना के, और रिपोर्ट भी वो पब्लिक करने से वो भी वो करेंगे जो पहले वाला था। बस इसके अंदर कोई TORG नहीं है, इसकी लीगल मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या बुलाएंगे? मैं आपको कह रहा हूं ना, वो लेटर लिखेंगे, जवाब ही नहीं आएगा। वो जवाबन कहेंगे कि उधर से जाके इजाजत लाओ, मैं तब आऊंगा जनरल फैज हमीद, ठीक है। वो अगले दिन भी एक शादी पे थे, आर्मी चीफ भी थे उसमें, एक सर्विंग जनरल की फैमिली में शादी थी, लेकिन उनके आपस में मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो आते हैं, वो कुछ छुपे हुए तो नहीं है। तो मैं और आप सब पे बहस करें और फैसला जिन्होंने करना है वो कुछ भी ना करें। तो इसका मतलब ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बड़ी उम्मीद थी कि इस पे बहुत फैसला होगा, बल्कि अब सारा आलम साहब ने वहां पे खड़े होकर कहा जी नहीं बुलाया जा सकता था, नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि नहीं इस बार नाउमीदी की बातें ना करें आप। हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मैंने उम्मीद उन्हीं से किया है जहां मदर साहब कह रहे थे कि फिर फैसले करें। ये जो जिनका किरदार नहीं है होता हुआ फैसला, लेकिन उनका किरदार है। देखिए, फैसला तो अदालतों ने ही करना है, मोअज़्ज़ज़ अदालत जो मुनासिब समझेगी। माजी में असगर खान केस का भी तो फैसला आया हुआ है, उसका क्या हुआ? उसमें किस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ने 35 लाख रुपया लिया था, रिकॉर्ड का हिस्सा है। सॉरी, मैंने मेरान बैंक कह दिया, वो असगर खान केस किस का उसमें था, किस ने कितना पैसा बांटा, किस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ने पैसा लिया, वो सब कुछ है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ एतजाज़ अहसन साहब भी एक पिटीशन लेके गए थे
वो भी बड़ी अवामी नौयत की पटिशन थी, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से थी, उस पर एतराज़ लगा के वापस भेज दिया गया। उसके ऊपर भी थोड़ी सी मायूसी का लोग इजहार कर रहे हैं। तो उम्मीदें तो हम सब की, मेरी राना साहब की, दीगर दोस्तों की अदालतों से ही है ना। देखें, जमहूरियत में तो यही आपकी आखिरी जो जगह होती है जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है अवाम को, वो मोजिज़ अदालत होती है, और हमें उम्मीद है कि अदालत इंसाफ। अच्छा, मैंने छोटी सी बस करनी है। ये जो एतजाज हसन साहब हैं, बड़े नामवर वकील हैं, सब कुछ है, शागिर्दों के शागिर्द जज के जज हो गए, लेकिन इन सबको एक आदत थी, वो जो कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट किसके कब्जे में थी, कि चलने से पहले स्टाफ बैठा होता था कि पटिशन आ रही है, उसको लगाना है। ठीक है। यानी पटिशनर ने पटिशन तैयार नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का अमला छुट्टी के वक्त आ गया। वो आदतें और वो थोड़ी सी कमी अब आएगी। ठीक होगा, बल्कि वो तो आपको पता है, चौधरी परवेज लाई साहब फोन पे कह रहे हैं कि किसके पास मेरा केस लगवाना है, वो तो बड़ा मसला था। ठीक ठाक है। मसला ये फरमाइए सर, ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ऐसे महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी। टॉप सिटी का इशू है, फिर फैज़ाबाद धरने का इशू है, फिर अब ये 190 मिलियन पाउंड का इशू है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो तवक्कुआत है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है वैसे आपको? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह हमने कह रहे थे कि अगर असगर खान केस का वाकई फैसला हो जाता और वक्त पर हो जाता, क्योंकि वो एक बुनियादी मुकदमा था, वो एक वैसा मुकदमा था कि जिसमें एफिडेविट भी मौजूद था, जिसमें वो सारे लोग मौजूद थे। उसकी आखिरी रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वो बशीर मेमन साहब ने की थी, और बशीर मेमन साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जी ये अफसरान हैं, ये फला मुल्कों में रहते हैं, लिहाजा इनको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, लिहाजा उनके नुक्ता नज़र से वो केस क्लोज हो गया एक्शन की हद तक। ये जरूर डिक्लेयर हो गया कि 1990 का इलेक्शन रिग था, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लिए और जिन लोगों ने पैसे दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। और इस बार भी आपका ख्याल ये है कि तारीख दोहराई जाएगी? मुझे तो ये लगता, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगता। ठीक हो गया, क्योंकि कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था वो मुझे लगता था ऐसे जैसे एक ऐसा कमीशन बना है पाकिस्तान में जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था, और उसको ऐसे इख्तियार दे दिए गए हैं कि वो साबिक वज़ीर आज़म को बुला सकता है, साबिक आर्मी चीफ को बुला सकता है, वो साबिक DGISI को बुला सकता है, वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुला सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इससे पहले कमीशन बना और साथ उसके पास ये इख्तियार भी हो कि अगर नहीं आता तो आप उसे गिरफ्तार करके बुला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कमीशन ये करेगा? देखिए चौधरी साहब, अरशद शरीफ का केस हमारे सामने है। अरशद शरीफ के केस में 2 मेंबरों की फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट अगर उठा के देखें, उसके बाद किसी JIT की जरूरत थी नहीं। उसके बाद तो आपने उसको एग्जीक्यूट करना था, उसको इंप्लीमेंट करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक JIT बना दी। वो JIT कहां गई, उसका क्या बना? कुछ नहीं बना। यहां ये बहुत अच्छा जो आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड कमीशन के जो इख्तियारात दिए गए हैं, वाकई अगर वो कमीशन सही मानों में कार्रवाई करता है, काम करता है, तो किसी को सजा हो ना हो, अगर ये चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जाती हैं कि इतने ये सारा कुछ हुआ क्या था, तो बहुत से राज जो है ना वो अफशा हो जाएंगे, और ये वो राज नहीं होंगे जो लोगों को पता नहीं होने चाहिए, ये वो राज हैं जो लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस कमीशन का इफेक्टिव होना और इफेक्टिवली काम करना बहुत जरूरी है। उम्मीद ही की जा सकती है कि ये काम करें, तो मेरा ख्याल है बहुत ही गैर मामूली बात होगी। वैसे काज़मी साहब ये फरमाइए, तवक्को है वैसे आपको कमीशन बड़ा एम्पावर्ड है? देखिए, नहीं, मुझे पूरी, टू बी ऑनेस्ट विद टोटल सिंसियरिटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत से इंसाफ होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखें, मुख्तलिफ मामलात उठते रहते हैं। जब वो इलेक्शन की बात हो रही थी पटिशन, तो वहाँ पे उमर अयूब साहब के दादा तक का जिक्र पहुँच गया। ठीक है, आज शेख रशीद साहब गए हुए थे, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता आज चीफ जस्टिस साहब उनसे पूछ लेते, भाई तुम किस चिल्ले पे गए हुए थे, पर उसका तो वहाँ पे कोई जिक्र नहीं। उन्होंने बाहर बताया था सहाफियों को, वो तो नहीं, पर वो बाद में उन्होंने वापस ले लिया। पर अदालत में तो वो जो है अयूब खान तक पूछा गया, पर इधर उनसे नहीं पूछा गया कि आप 40 दिन थे, क्या कुछ था, कहां था। ये वो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो है या नहीं है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड चिल्ले की सूरत बताई और ऑन द रिकॉर्ड कलमा पढ़ के कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम वैसे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था, नहीं उन्होंने कहा, उनके साथ खड़ा एक बंदे ने कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि ये मैं वैसे बात कर रहा हूं, और फिर जाके कलमा पढ़ के कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, और साथ कलमे में ये भी कह दिया कि माफ भी कर दिया। बात ये है कि हम सब सवालात उठाते हैं, ये सवाल उन सब पे है जो शुमाली इलाका जात जाएं,
वो चिल्ले पे जाएं, वो आके बताएं मैं और आप इन्वेस्टिगेशन में क्यों फंसे। ठीक नहीं, पर अदालत तो पूछ सकती है। और भाई ये क्यों नहीं बोलते जो सब कुछ अदालतों के गले डाल रहे हैं। ये बोले ना, ये इतना ये कहते थे गिराओ जलाओ, रायवंड के बाहर खड़े होके क्या शेख साहब ने तकरीर की थी, और वो जो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ये जो फैजाबाद धरने में फैजियाबी हो रही थी और ये लोगों के घरों में हमले करवा रहे थे, ये सियासतदान ही थे ना उनके साथ मिलकर, तो फिर उन्हें कंपनी क्या थी? नहीं, ये सियासतदान ही थे ना कि एक पार्टी को खराब करना था, लिहाजा उस पर इस्लाम के तबर्रे भी लगवा दो, उसको मरवा दो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गोतू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।